नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। इस समय रात के लगभग 11 बज रहे हैं और समाचार यह है कि अमेठी में 16 टीवी चैनल और 24 यूट्यूब चैनल्स उपस्थित हैं। साथ में 151 गाड़ियों के काफिले के साथ रोड शो की अनुमति ली गई है, जो कि अनुमति दे दी गई है। बारात तैयार है, दूल्हे का अभी तक पता नहीं है। बाकी सब जो बातें हैं वो केवल और केवल स्पेक्यूलेशन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो एक काम कर दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपना रायबरेली का और कैसरगंज का जो कैंडिडेट था, जो दोनों उन्होंने छोड़ रखे थे, वो दोनों उन्होंने अनाउंस कर दिए। उन्होंने बिना किसी हिचक के कैसरगंज में बृजभूषण शरण सिंह के बेटे, छोटे बेटे करण भूषण सिंह को, जो कि उत्तर प्रदेश कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी है, उनका नाम घोषित कर दिया। उसको लेके थोड़ा बहुत जो नैरेटिव बनाने का प्रयास करते हैं कांग्रेस वाले और उनके ध्रुव राठी जैसे जो चंपक हैं, तो उन्होंने ये प्रयास अवश्य किया, लेकिन वो टिक नहीं रहा है। टिक इसलिए नहीं रहा है कि भैया बृजभूषण शरण सिंह यदि किसी मामले में अक्यूज़्ड हैं तो किसी भी कानून में उसकी सज़ा उनके परिवार वालों को नहीं मिलती है और परिवार लांछित नहीं होता है। यदि बृजभूषण सिंह ने कुछ किया है, यद्यपि जो कुछ भी है वो पूरा का पूरा मुझे पता है कि वो पर्सनली पता है, इसलिए कह रहा हूँ कि वो सारे के सारे मेडअप चार्जेस हैं और वो कुश्ती संघ पर कब्जा करने के लिए किए गए थे। वो कुश्ती संघ पर कब्जा करने का प्रयास भी असफल हो गया, वो बात दूसरी है। लेकिन अब करण भूषण सिंह वहाँ से अधिकृत उम्मीदवार हैं। अब वहाँ किसी भी तरह की ऊहापोह नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और इसी के साथ जो लार टपक रही थी समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की, वो धीरे धीरे प्रयास भी कर रहे थे कि भाई बृजभूषण शरण सिंह से संपर्क स्थापित कर लें और यदि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट ना मिले तो उनको एक तरफ अपनी तरफ लाके 3-4 सीट का तो जुगाड़ कर लिया जाए, क्योंकि वो एक व्यक्ति ऐसा है, उसमें इतना दम है कि वो 3-4, जी हाँ 3-4 सीट जो है, कैसरगंज है, बहराइच है, गोंडा है, श्रावस्ती है जिसको पहले बलरामपुर कहते थे, और इवन अयोध्या है। तो ये 4-5 सीटों पर उसका प्रभाव है। 250 तो उसके अकेले कॉलेज चलते हैं। तो इस प्रकार की अपनी पैठ रखने वाले व्यक्ति को कोई भी समझदार राजनीतिक पार्टी जो है वो दरकिनार नहीं करेगी। और इसमें बिल्कुल सीधी सी बात है कि भाई ठीक है, बृजभूषण शरण सिंह के विरुद्ध आरोप है, उनका टिकट काट दिया, उनके बेटे को करण भूषण सिंह को, जिसके विरुद्ध कोई आरोप नहीं है, उसको दे दिया। तो ये तो बीजेपी ने तो अपनी तरफ से जो एक ये रहस्य बना रखा था वो भी बेमतलब था। मुझे लगता है पहले ही कर देना चाहिए था, पता नहीं क्यों इतना लंबा खींचा। हो सकता है कि वो प्रयास कर रहे थे या वो इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि यदि बृजभूषण शरण सिंह क्लियर हो जाए तो बृजभूषण शरण सिंह स्वयं को टिकट दे दिया जाए। लेकिन बीच में जब ये रेवन्ना वाला कांड हो गया तो उसके बाद फिर वो और भी कठिन हो गया और फिर सीधे सीधे करण भूषण सिंह को टिकट दे दिया। और ये घोषणा जो थी दोपहर में ही हो गई थी। तो करण भूषण सिंह के पास समस्या नहीं है, उनके पास पेपर वर्क करने के लिए भी पूरा समय है और अपना पर्चा दाखिल करने के लिए, अपना फॉर्म भरने के लिए पूरा समय है उनके पास। लेकिन रायबरेली में भी जो लोग सोच रहे थे कि रायबरेली में पार्टी प्रतीक्षा करेगी और पहले कांग्रेस की प्रतीक्षा करेगी, नहीं, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपने पूर्व प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को, जो पिछली बार 1,67,000 वोट से सोनिया गांधी से हारे थे, जी हाँ 3,53,000 वोट जो मार्जिन थी सोनिया गांधी की, उसको उन्होंने पूरा का पूरा 1,86,000 कम किया। और अगर इसी गति से कम करते रहे, क्योंकि विशेष रूप से क्योंकि रायबरेली की परिस्थितियाँ बदल गई हैं। रायबरेली में अदिति सिंह जो है वो अब रायबरेली से, जो पहले कांग्रेस की हुआ करती थी, रायबरेली से वो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की है। यद्यपि दिनेश प्रताप सिंह और अदिति सिंह के जो पिता थे अखिलेश प्रताप सिंह, उनमें 36 का आंकड़ा था, लेकिन अब दोनों एक ही पार्टी में है और दोनों के बीच समझौता करा दिया गया है। तो जहाँ तक
संसदीय क्षेत्र है तो अदिति सिंह अब पूरे प्राणपण से दिनेश प्रताप सिंह को जिताने में लगेंगी। मनोज पांडे जहां से 80,000 की लीड ली थी, 1,67,000 से जीती थी सोनिया गांधी, 5 क्षेत्र हैं वहाँ पे, बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सरेनी और ऊंचाहार से अकेले से 80,000 की लीड थी, वहाँ मनोज पांडे हैं। तो अब दिनेश प्रताप सिंह का नाम घोषित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और यह चुनौती अब कांग्रेस की है कि भैया जिसको लड़ाना चाहो लड़ाओ, हमारे तो दिनेश प्रताप सिंह तैयार हैं। बिल्कुल खम ठोक के अखाड़े में उतर गए हैं। अब तुम किसी को भेजना चाहते हो कि नहीं भेजना चाहते हो, कि इसी तरह से रहस्य बनाए रहना चाहते हो, तुम्हारे ऊपर। लेकिन इस चुनाव की जो एक बड़ी प्रमुख बात है भाई, वो ये है कि इस रायबरेली अमेठी उत्तर प्रदेश के चक्कर में जो बाकी क्षेत्र तीसरे फेज में जा रहे हैं चुनाव में, उनकी कोई बात ही नहीं कर रहा। देखिए पिछली बार यानी दूसरे फेज में केरला, पूरा स्टेट चुनाव में गया, केरला की बातचीत हुई ठीक ठाक, शशि थरूर की बात हुई, राहुल गांधी की भी बात हुई, और आपके सुरेश गोपी की भी बात हुई, कई लोगों की बात हुई, एंटनी की भी बात हुई, अनिल एंटनी की। इससे पहले यानी पहले फेज में पूरा प्रदेश तमिलनाडु का गया था, ये तमिलनाडु की काफ़ी कुछ बात हुई, कर्नाटका की भी बात हुई। कर्नाटका, हालांकि कर्नाटका 2 में से एक ही फेज के 14 सीटें ही गई थी, आधी ही गई थी, उनकी भी बात हुई। तीसरे फेज में किसी भी अन्य प्रदेश की बात नहीं हो रही है, जबकि 26 सीटों वाला एक प्रदेश गुजरात, वो चुनाव मैदान में तीसरे फेज में है। अरे भाई कोई गुजरात की बात क्यों नहीं कर रहा? क्या गुजरात इतना महत्वहीन है? महत्वहीन तो कतई नहीं है भाई, 26 सीटें आती हैं। लेकिन साहब गुजरात में जो हमारा इंडी गठबंधन है वो पूरी तरह से मैदान छोड़ चुका है। वहाँ तो अब देखिए सूरत जैसी सीट वो तो डिक्लेयर हो चुकी है, तो 26 सीटें तो है नहीं, वहाँ तो 25 ही सीटें हैं, सही पूछिए तो। चुनाव तो 25 सीटों पर ही अब होने हैं। गुजरात की कोई बात नहीं कर रहा। पश्चिम बंगाल की बात अवश्य होती रहती है। पश्चिम बंगाल में एक नया शगुफा छोड़ दिया है साहब। पश्चिम बंगाल में आप जानते हैं उसका नाम तृणमूल कांग्रेस है। अब तृणमूल कांग्रेस है कि कंदमूल कांग्रेस है, लेकिन उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया। उन्होंने सीधे सीधे गवर्नर पे ही आरोप लगवा दिया कि साहब गवर्नर ने जो है वो अपने एक स्टाफर के साथ छेड़छाड़ की। अरे भाई अकल के पुतलो, अगर गवर्नर पे आरोप लगाना ही था तो देखो संदेश खाली में आरोप लगाने से कुछ नहीं हुआ था। आरोप लगाने के बाद में संदेश खाली वाले मामले में दम तब आया जब वह सीबीआई को जांच दे दी हाई कोर्ट ने, सारे जितने भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए थे उनके आधार पर। अब यहाँ पर मॉलेस्टेशन का चार्ज गवर्नर के ऊपर उनकी एक स्टाफ की मेंबर ने लगा दिया, तो आप अब क्या कर लेंगे? गवर्नर को तो टोटल इम्यूनिटी है, गवर्नर के खिलाफ तो एफआईआर भी नहीं लिखी जा सकती, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है। गवर्नर और प्रेसिडेंट जो है वो पूरी तरह से इम्यून है जब तक पद पर हैं। तो इस तरह की मूर्खता करने की सलाह जिसने भी किसी ने दी है तृणमूल कांग्रेस को, ये बताने के लिए कि साहब वो किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक काउंटर नैरेटिव बना देंगे संदेश खाली का, तो इससे यह स्पष्ट होता है कि संदेश खाली जो है उसने तृणमूल को पूरी तरह से हिला दिया है। दूसरी बात यह भी है कि संदेश खाली यद्यपि एक घटना है, लेकिन जो वहाँ के जो लोग रोज़ भोगते हैं, जो उनका अनुभव है, रोज़ाना का अनुभव है, वो तो वही है जो संदेश खाली में हुआ। सभी जगह लोग देखते हैं, सभी जगह लोग टोलाबाजी देखते हैं, सभी जगह लोग जो देखते हैं कि किस तरह से क्लबों के माध्यम से पूरे मोहल्ले को कंट्रोल किया जाता है, मोहल्ले को, गांव को, पंचायत को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, वो सब जानते हैं। तो इसलिए इस प्रकार की मूर्खतापूर्ण कार्रवाई से कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। एक और असम में
बड़ा तगड़ा मुकाबला होने वाला है। और बारपेटा की सीट जो है वो जा रही है। बारपेटा में हमारे बदरुद्दीन अजमल जी का मामला इस बार नहीं चल पा रहा है, क्योंकि वहाँ का डेमोग्राफी बदल दिया गया है डिलिमिटेशन में। वो मुस्लिम मेजॉरिटी से हिंदू मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसी हो गई है। तो अब डुबरी और करीमगंज ये दो ही बची हैं हमारे बदरुद्दीन अजमल साहब के पास। तो फिर उनका कांग्रेस से समझौता भी नहीं हुआ है, तो कांग्रेस से समझौता नहीं होने की दशा में सभी जगह बंटवारा हो रहा है। और पूरा चांस है कि भाई 13 में से 12 सीटें तो गठबंधन जीत ही जाएगा। वहाँ पर बीजेपी 14 में से 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, 2 पर एजीपी लड़ रही है और 1 पर उनकी जो बोडोलैंड वाली पार्टी है वो लड़ रही है। अब बिहार में जो इस बार का जो चुनाव है वो थोड़ा सा मूव हुआ है और अब जो है वो इस क्षेत्र में आ गया है, जिसमें आपके खगड़िया इत्यादि है। खगड़िया, मधेपुरा, ये अररिया, ये सब क्षेत्र आ जाएंगे। और यहाँ पर भी जेडीयू और आरजेडी में अधिक संघर्ष होगा। बीजेपी तो शायद इसमें से 5 में से 1 या 2 सीटों पर ही है। तो केवल उत्तर प्रदेश पर ही फोकस ना रहे, तीसरे चरण में गुजरात पर भी ध्यान दें। गुजरात के साथ साथ कर्नाटका का जो द्वितीय फेज़ है वो भी चुनाव में जा रहा है और वहाँ पर कई स्थानों पर कांटे की लड़ाई है। 14 सीटों में से 9 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी सीधी जीत रही है, लेकिन कुछ सीटें जैसे बेलारी है या कोप्पल है, यहाँ पर अच्छी लड़ाई है। लेकिन इसमें ऐसा मुझे लगता है कि जो स्थितियाँ बन गई हैं नेहा की हत्या के बाद में, और जिस प्रकार से सिद्धरमैया ने मुस्लिम रिजर्वेशन किया और जिस प्रकार से उसने रेवन्ना के विरुद्ध जो चार्जेस थे उनको पहले बचा के रखा और बाद में जब पहला फेज़ हो गया उसके बाद उसको आउट किया, उसको लेके भी जो वोकलेगा कम्युनिटी है उसमें रोष है। और वोकलेगा कम्युनिटी के कुछ वोट तो सभी स्थानों पर हैं, ये आप जान लें। कुछ का मतलब 20 से 30 हज़ार तो सभी स्थानों पर है। अब लाखों की संख्या में वोट उनके एक कंस्टिट्यूंसी में होते थे साउथ कर्नाटका में, ओल्ड मैसूर में, वो तो नहीं है लेकिन हैं तो। और ये जो इन्होंने किया है उसका तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, जो कुछ अगर थोड़े बहुत भी मिलते हैं अब नहीं मिलेंगे। तो ये सब जो कर्नाटका में भी होने वाला है। तो तीसरा फेज़ इंटरेस्टिंग होगा, 7 तारीख को है, लेकिन उसकी जो विवेचना है वो हम लगातार करते रहेंगे और देखते रहेंगे कि ये जो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हैं, ये अगर अमेठी गए तो इनका सबसे बड़ा ट्रैप होगा। ये अमेठी को हाइप करके, रायबरेली को हाइप करके भारतीय जनता पार्टी ने इनको एक ट्रैप में फांस लिया है। अब इनके न तो उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है। अगर नहीं गए तो इनको भगोड़ा सिद्ध कर दिया जाएगा और अगर चले गए तो इन पर फोकस करके ऐसा ज़बरदस्त कैंपेन लॉन्च किया जाएगा कि नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।